हेलो, एक बार आपसे आपका कल की कोचिंग सेंटर में फिर दोबारा से स्वागत है। चलिए आगे की टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि कल हमने समझा था कि चार्ज क्या होता है, चार्ज वस्तुओं पर किस तरीके से उत्पन्न हो सकता है, उसको हमने इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के अनुसार समझा था। आज हम आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे आवेशन की विधियाँ, मेथड ऑफ चार्जिंग। तो देखिए किस तरीके से हम वस्तुओं पर आवेश ला सकते हैं। तो तीन तरीके से वस्तुओं पर हम आवेश ला सकते हैं। फर्स्ट, घर्षण द्वारा। बाय फ्रैक्शन। तो फर्स्ट, घर्षण द्वारा। जिस तरीके से हमने कल समझा था कि आपस में आप दो वस्तुओं को रगड़ें तो उनमें छोटे छोटे कणों को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। इस गुण को हम क्या कहते हैं? आवेश। तो उसी को हम कहते हैं घर्षण द्वारा। कि आप दो वस्तुओं को आपस में रगड़ो। और इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी क्या कहती है? इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ये कहती है कि जब दो वस्तुओं को आपस में हम रगड़ते हैं तो उनमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है इलेक्ट्रॉनों का। जब किसी वस्तु पे से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो उस पर धनायन, और जब किसी वस्तु पे से इलेक्ट्रॉन आते हैं तो उस पर ऋणायन। इस तरीके से इस पे से मान लो इलेक्ट्रॉन निकल गए, इस पे से इलेक्ट्रॉन आ गए। तो ये किस विधि द्वारा? घर्षण विधि द्वारा। जब आप दोनों वस्तुओं को रगड़ोगे तो एक पे से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और दूसरी पे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो एक धनावेश और दूसरी ऋणावेश। तो इसे बोलेंगे बाय फ्रैक्शन, घर्षण द्वारा। तो घर्षण द्वारा आप आवेशित वस्तुओं को कर सकते हैं। सेकंड मेथड देखते हैं। तो सेकंड मेथड आता है चालन द्वारा। तो चालन द्वारा बाय कंडक्शन। अच्छा, चालन द्वारा किस तरीके से होता है? तो जैसे कि मान लो कि किसी एक वस्तु पर पहले से ही आवेश है, इस वस्तु पर पहले से ही पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और एक मेरे पास दूसरी वस्तु है जिस पर कोई चार्ज नहीं है। अच्छा, इस पर पहले से ही पॉजिटिव चार्ज है और इस पर कोई चार्ज नहीं है। जब इस वस्तु को आप इससे स्पर्श कराएंगे, इस पर पॉजिटिव चार्ज है और इस पर कोई चार्ज नहीं है, और जब इसे आप इस पर स्पर्श कराएंगे तो मैंने आपको बताया था कि सामान्यतः कोई भी वस्तु या कोई भी परमाणु पर कोई भी आवेश नहीं होता, तो इस पर भी कोई भी आवेश नहीं होगा, लेकिन इस पर पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा, इसके पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपल कर रहे होंगे, क्योंकि कल हमने समझा था कि सेम चार्ज एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो इस पे पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे से दूर भागने का प्रयत्न कर रहे होंगे। जैसे ही आप इस वस्तु को इस पर स्पर्श कराएंगे तो इसके कुछ पॉजिटिव चार्ज जो है, इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस वस्तु पर जाने लगेगा, और तब तक जाएगा जब तक कि इन दोनों वस्तुओं पर आवेश समान ना हो जाए। मान लो इस पर 50 पॉजिटिव चार्ज है, 50 कूलम चार्ज है। अच्छा, 50 कूलम चार्ज है तो 50 में से इधर 25 ट्रांसफर हो गया और इधर कितना रह गया? 25 रह गया। तो देखो इस पे भी 25 पॉजिटिव चार्ज है, इस पे भी 25 पॉजिटिव चार्ज। अब इधर का प्रतिकर्षण और इधर का प्रतिकर्षण दोनों का आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। तो यहाँ पर ये जो चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहे हैं वो रुक जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि इसे हम विधि को बोलते हैं चालन विधि, कि एक वस्तु आवेशित है पहले से ही और एक वस्तु अनावेशित है। जब आवेशित वस्तु को आप अनावेशित वस्तु से स्पर्श कराएंगे तो वो अनावेशित वस्तु भी क्या हो जाएगी? चार्ज हो जाएगी। और एक और बात हमने सीखी कि क्यों चार्ज हो जाएगी, कारण क्या? कि पॉजिटिव चार्ज इस पर एक दूसरे को रिपल, प्रतिकर्षित कर रहे होंगे, तो ये यहाँ से दूर भागने का प्रयत्न करेंगे। जैसे ही आप स्पर्श कराएंगे, दूसरी बॉडी को स्पर्श कराएंगे तो वो दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर होने लगेंगे, और तब तक ट्रांसफर होंगे जब तक कि दोनों के चार्ज बराबर ना हो जाए। क्यों चार्ज बराबर? यही क्यों होता है? क्योंकि मतलब आप समझें कि इस पर 50 जैसे कि मैंने माना, और इस पर मान लो 10 ट्रांसफर हो गया, तो इस पर कितना बचा? 40। अब अभी भी इस पर 40 ज़्यादा है और इस पर कम है। इस पर ज़्यादा तो ये इधर की ओर बल लगाएगा, ये इधर की ओर बल लगाएगा, तो इसका अभी फोर्स ज़्यादा है, इसका फोर्स अभी कम है। तो इस वजह से ये ट्रांसफ़र होते रहेंगे और तब तक ट्रांसफ़र होंगे जब तक कि दोनों पर चार्ज बराबर ना हो जाए। अब 25-25 बराबर हो जाए तो इसका फोर्स दोनों का बराबर हो जाएगा, फिर ये ट्रांसफ़र होना बंद हो जाएंगे। तो इसे बोलते हैं चालन विधि। आप खुद लिख सकते हैं इस बात को। घर्षण विधि मैंने आपको बताया, दो वस्तुओं को आप रगड़ेंगे तो रगड़ने पर
ऊष्मा उत्पन्न होगी, उस ऊष्मा के कारण एक वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागेगी, दूसरी ग्रहण करेगी, इस कारण वस्तुएं आवेशित हो जाती है, एक पर धनायन एक पर ऋणायन, इसे घर्षण द्वारा बोलेंगे। चालन विधि में मैंने आपको बताया कि एक वस्तु पहले से ही आवेशित है और दूसरी वस्तु अनावेशित है। जब इस आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु से स्पर्श कराएंगे तो वो भी चार्ज हो जाएगी, और ये मैंने बताया कि कब तक चार्ज होगी, कब तक वो संतुलन की अवस्था प्राप्त कर पाएगी। संतुलन की अवस्था का मतलब कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर चार्ज ट्रांसफर होना बंद हो जाए। अब हम बात करेंगे तीसरी विधि की। अब तीसरी विधि कौन सी है, तो प्रेरण विधि बोलते हैं उसे, वाई इंडक्शन। तीसरी विधि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये दोनों आपने कहीं हाई स्कूल फर्स्ट ईयर लेवल पर पढ़ भी ली होंगी, बट प्रेरण विधि इंडक्शन वाई जो इंडक्शन है वो अच्छे से हमें समझना है, बड़े गौर से समझना है। तो आइए इसे समझते हैं। इसमें होगा क्या कि मेरे पास कोई एक वस्तु है, चालक वस्तु में मान ले रहा हूं, कोई चालक छड़ है जिस पर मान लो कि इस पर पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल है पहले से ही। अच्छा, एक और दूसरे पास मेरे पास एक और वस्तु है, चालक ही होंगे ये। अच्छा, कोई मेरे पास दूसरी वस्तु है चालक, मेटल ले सकते हैं हम, कोई दूसरे मेटल है मेरे पास। अच्छा, अब ये वस्तु अनावेशित है, इस पर कोई आवेशित नहीं है। देखो अभी हमने समझा कि दो वस्तुओं को आपस में रगड़ें तो चार्ज जनरेट हो सकता है, दो वस्तुओं को स्पर्श कराएं, एक वस्तु पर आवेश है और दूसरे पर नहीं है तो वो आवेशित हो सकती है अनावेशित वस्तु। लेकिन ना तो यहाँ पर हम घर्षण कराएंगे, ना तो इसे रगड़ेंगे और ना ही इसे स्पर्श कराएंगे, फिर भी एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर ठीक है आवेश पहुँच जाएगा। इस विधि को ही हम प्रेरण विधि कहते हैं। अब कैसे पहुँच जाएगा आइए समझते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सामान्यतः अवस्था में किसी भी वस्तु पर जितने पॉजिटिव होते हैं उतने ही नेगेटिव होते हैं। कुल मिला के वो वस्तु जो है वो उदासीन होती है। कुल मिला के वस्तु क्या होती है, उदासीन की। जितने 10 पॉजिटिव तो 10 ही क्या होंगे इस पर नेगेटिव होंगे। अब आप समझें कि ये इस वस्तु पर पॉजिटिव है और इस वस्तु को मैंने इससे थोड़ी दूरी पर ले आया, इस पर पॉजिटिव भी होंगे, इस पर नेगेटिव भी होंगे, और जितने पॉजिटिव होंगे उतने ही नेगेटिव होंगे। अब एक बात बताइए मुझे कि मैंने इस वस्तु को इसके नज़दीक रख दिया तो ये पॉजिटिव जो है वो अपनी ओर किसको आकर्षित करेगा, तो आंसर होगा सर पॉजिटिव आकर्षित करता है नेगेटिव को। अच्छा, पॉजिटिव किसको प्रतिकर्षित करेगा, तो आंसर होगा पॉजिटिव पॉजिटिव को ही प्रतिकर्षित करता है। और इसमें पॉजिटिव भी है और इसमें नेगेटिव भी है, तभी तो वस्तु उदासीन होगी। जी समझते हैं। तो ये पॉजिटिव जो है वो इसके नेगेटिव को अपनी ओर आकर्षित करेगा, मतलब नेगेटिव जो है वो इसके एक और इकट्ठे हो जाएंगे और इसके जो पॉजिटिव है इसके पॉजिटिव द्वारा प्रतिकर्षित होंगे तो वो इससे भागेंगे दूर तो वो दूसरे भाग पर हो जाएंगे। इस कंडीशन को हम कहते हैं कि सर यहाँ पर आवेश का ध्रुवीकरण हो गया। ध्रुवीकरण, यह आवेश का क्या हो गया, पोलराइजेशन हो गया, ध्रुवीकरण हो गया, नेगेटिव अलग और पॉजिटिव अलग। अच्छा, अब हम समझे कि इस पे पॉजिटिव है, मैंने स्पर्श नहीं कराया, इसे फ्रिक्शन भी नहीं कराया, घर्षण भी नहीं कराया, लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं कि इसके पॉजिटिव के कारण इसके नेगेटिव एक पृष्ठ पर, इसके पॉजिटिव एक पृष्ठ पर। अभी भी क्या ये वस्तु आवेशित हो गई, तो आंसर होगा जी नहीं अभी आवेशित हुई। क्यों नहीं हुई, क्योंकि इस पर अभी भी उतने ही नेगेटिव हैं जितने पॉजिटिव हैं, तो अभी भी उदासीन ही है। फिर हम कैसे कह सकते हैं वस्तु आवेशित हो गई। तो हमें एक काम और करना पड़ेगा, इस वस्तु को आवेशित करने के लिए हम इसके एक पृष्ठ का संपर्क करा देंगे पृथ्वी से। जब एक पृष्ठ से हम पृथ्वी से इसका संपर्क करा देंगे तो पृथ्वी से जैसे ही हम संपर्क कराएंगे तो इसके पॉजिटिव वैसे भी इससे दूर भागना चाहते हैं, तो वो पॉजिटिव जो हैं वो कहाँ पर चले जाएंगे, पृथ्वी पर चले जाएंगे। जब इसके पॉजिटिव पृथ्वी पर चले जाएंगे तो इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ इस वस्तु पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो इस विधि को ही हम कहते हैं वाई इंडक्शन, प्रेरण विधि। तो आपने प्रेरण विधि को आप किस तरीके से लिख सकते हैं वो आप खुद समझें, और मैं आपको बता भी देता हूं कि प्रेरण विधि में क्या है कि एक वस्तु आवेशित होगी, जब इस आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के
अनावेशित वस्तु के थोड़ी दूर निकट रखते हैं, जब निकट रखते हैं तो वो भी वस्तु क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है, वो भी विपरीत आवेश। अगर इस पर पॉजिटिव होगा तो इस पर नेगेटिव, इस पर नेगेटिव होगा तो इस पर पॉजिटिव। तो इस तरीके से आपसे प्रेरण विधि में लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया कि वस्तु किस तरीके से आवेशित होती है। यहाँ ये पृथ्वी पे जोड़ने का क्या कारण है, ये पृथ्वी पर आवेश कैसे आ गया, क्योंकि पृथ्वी की जो धारता होती है वो अनंत होती है, उसमें ग्रहण करने की, तो आवेश उस पर कितना भी आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम यहाँ पर समझे कि आवेशन की विधियाँ। तो आवेशन की विधियाँ 3 तरीके से हम वस्तुओं को आवेशित कर सकते हैं। फर्स्ट, घर्षण द्वारा। घर्षण में हमने समझा कि 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर ऊष्मा उत्पन्न होगी, ऊष्मा के उत्पन्न होने के कारण एक वस्तु उस ऊष्मा को ग्रहण करके इलेक्ट्रॉन त्यागेगी तो उस पर उतना ही पॉजिटिव, दूसरी वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी तो उस पर उतना ही नेगेटिव, मतलब वस्तु आवेशित हो गई घर्षण द्वारा। इंग्लिश में इसे बाइफ्रैक्शन बोल सकते हैं। फिर हमने समझा चालन द्वारा। चालन में एक वस्तु पहले से ही आवेशित होगी, मान लो पॉजिटिव चार्ज है, जब इस वस्तु को किसी अन्य आवेशित वस्तु से स्पर्श कराएंगे तो उसका पॉजिटिव चार्ज उस पर जाने लगेगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव प्रतिकर्षित करता, तो उस वजह से उस पर स्थानांतरित होगा, तब तक होगा जब तक कि दोनों के चार्ज बराबर ना हो जाए। अब समझेंगे प्रेरण विधि। तो प्रेरण विधि भी हम समझ चुके कि किस तरीके से एक वस्तु पर अगर चार्ज है, दूसरी वस्तु अनावेशित है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, और इसको ना तो हम घर्षण कराएंगे और ना ही इसको संपर्क में रखेंगे, थोड़ा निकट रखेंगे फिर भी ये चार्ज हो जाएगी, तो ये प्रेरण विधि कहलाती है। तो आज हम लोग एक अच्छी बात समझे कि वस्तुओं को आवेशित किस तरीके से कर सकते हैं। अब दूसरे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। इसी का अगला टॉपिक है कि क्लासिफिकेशन ऑफ सबस्टेंस, पदार्थों का वर्गीकरण। पदार्थों का वर्गीकरण ये हम वैद्युत के आधार पर करेंगे। पदार्थों का वर्गीकरण कई बेस पे हो सकता है, हम ये वैद्युत के आधार पर करेंगे। तो पदार्थों का वर्गीकरण हम पदार्थों को 3 भागों में बांटते हैं। फर्स्ट, चालक, कंडक्टर बोलते हैं। सेकंड, अचालक, इंसुलेटर बोलते हैं। और थर्ड, अर्धचालक, सेमीकंडक्टर। और एक और होता है परावैद्युत पदार्थ, वो अचालक की कैटेगरी में ही हम समझेंगे। तो पदार्थों का क्लासिफिकेशन ऑफ सबस्टेंस ये इलेक्ट्रिक के आधार पर, वैद्युत के आधार पर करेंगे। तो यहाँ पर पदार्थों का वर्गीकरण 3 तरीके से हो सकता है, चालक, अचालक और अर्धचालक। परावैद्युत पदार्थ भी होते वो चालक में ही हम समझ गए। तो इनको समझने से पहले हमें एक बात समझनी पड़ेगी, और वो एक बात है मुक्त इलेक्ट्रॉन। कि ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं और किस तरीके से उत्पन्न होते हैं। इसे समझने के लिए समझें, कल जैसा कि मैंने बताया था कि सभी पदार्थों का निर्माण परमाणुओं से मिलकर होता है, और परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु इस तरीके से पदार्थ में रहते हैं। और किसी परमाणु की बात कर लें तो परमाणु के केंद्र भाग पर नाभिक होता है, जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और इसके चारों तरफ कक्षाओं में घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन। मैंने बताया था कि नाभिक में प्रोटॉन पॉजिटिव होते हैं, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, अर्थात कुल मिला के नाभिक पर धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। ऋणावेश धनावेश के बीच एक आकर्षण वैद्युत बल लगता है। आकर्षण वैद्युत बल के कारण ये इलेक्ट्रॉन नाभिक से बंधे रहते हैं और इसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। ये जो आकर्षण वैद्युत बल है, इन पास वाली कक्षाओं पर अधिक लगता, प्रबल लगता है, और दूर वाली कक्षाओं पर ये कम हो जाता है। अगर इन दूर वाले कक्षाओं को इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी ऊर्जा मिल जाए तो ये अपनी कक्षा को त्याग कर बाहर निकल जाते हैं। ये अपनी कक्षा को त्याग कर बाहर निकल जाते हैं, किससे? परमाणु से। लेकिन परमाणु से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन पदार्थ के अंदर ही रहते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन परमाणु से बाहर निकल गए, लेकिन है पदार्थ के अंदर। इन इलेक्ट्रॉन को ही हम कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अभी इन इलेक्ट्रॉनों को किसके अधीन काम करना पड़ रहा है? नाभिक के अधीन, क्योंकि नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। अच्छा, अब ये इलेक्ट्रॉन थोड़ी सी ऊर्जा लेकर इस परमाणु से बाहर निकल गए, और जब ये इलेक्ट्रॉन थोड़ी सी ऊर्जा लेकर परमाणु से बाहर निकल गए तो ये पदार्थ में चलने फिरने के लिए स्वतंत्र हो गए, वो कहीं भी जा सकते हैं, अपनी इच्छा से कहीं भी ट्रेवल कर सकते हैं। तो इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को हम कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन।
तो इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हम समझेंगे चालक क्या है और चालक क्या है और अर्धचालक क्या है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का कॉन्सेप्ट क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो परमाणु से बाहर निकल आते हैं, और जब परमाणु से बाहर निकल आते हैं तो वो पदार्थों में चलने फिरने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं, उन्हें ही हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। चालक किसे कहते हैं, अब जानते हैं चालक किसे कहते हैं। तो एक परिभाषा आप जानना है, नॉर्मली तौर पर जानना चाहें कि जिसमें करंट आ जाए, जिनमें करंट आ जाए उन पदार्थों को हम चालक कहेंगे, और जिनमें करंट ना आए उन पदार्थों को अचालक कहेंगे, और जिनमें करंट की मात्रा अचालकों से थोड़ी अधिक हो लेकिन चालकों से क्या हो, कम हो, मतलब करंट आए बल्कि थोड़ा, कंडक्शन जो इनका है वो काफ़ी लो होता है, तो उन पदार्थों को हम क्या कहेंगे, अचालक। अब समझते हैं कि चालकों में करंट क्यों आता है और अचालकों में करंट क्यों नहीं आता, और इन अर्धचालकों में करंट लो क्यों आता है, चालकों की अपेक्षा कम और चालकों की अपेक्षा कम और चालकों से ज़्यादा क्यों आता है, ये बात को हम समझते हैं। तो इसीलिए मैंने पहले ही कॉन्सेप्ट को समझा दिया। मुक्त इलेक्ट्रॉन का जो कॉन्सेप्ट है वो लाजवाब है, वही इन्हें डिफाइन करेगा। तो जो चालक होते हैं, चालक में करंट इस वजह से आता है क्योंकि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या काफ़ी अधिक मात्रा में होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक होते हैं। चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या काफ़ी अधिक होती है। क्यों अधिक होती है, क्योंकि चालकों के बाहरी कक्षाओं का जो स्थायित्व होता है वो बहुत कम होता है, कुछ ही इलेक्ट्रॉन होते हैं वो थोड़ी सी ऊर्जा लेके बाहर निकल जाते हैं, इस वजह से चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या काफ़ी अधिक होती है। जैसे ही आप इनमें करंट लगाते हैं तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर चलने लगते हैं, अर्थात करंट खूब अच्छा खासा प्रवाहित होने लगता है। और ये चालक के अगर उदाहरण की बात समझें तो सभी जो धातुएं हैं वो चालक का ही काम करती हैं, सभी धातुएं, अच्छे खासा करंट आ जाता है उनमें क्यों आता है, क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन काफ़ी अधिक मात्रा में होते हैं। क्यों होते हैं वो भी मैंने आपको एक कारण बता दिया। तो कहने का अर्थ ये है कि चालक किसे कहते हैं, जिनमें करंट आ जाए या जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन काफ़ी अधिक मात्रा में हो उन्हें चालक कहते हैं, उन्हें ही चालक कहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अचालक। तो सरल सी बात है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन चालकों में होते हैं, इस वजह से करंट आता है, बट अचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, बहुत कम, बिल्कुल नगण्य होते हैं, होते ही नहीं बिल्कुल अचालकों में। जब अचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो फिर करंट कौन प्रवाहित करेगा, आगे की क्लास में आप समझेंगे कि मुक्त इलेक्ट्रॉन ही या आवेशित कण ही करंट का प्रवाह करते हैं। तो जब अचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो फिर उनमें करंट नहीं आएगा, इस वजह से मैंने कहा कि अचालकों में करंट नहीं आता। दूसरी तरीके से आप बोल सकते हैं अचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन की मात्रा नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि उनके जो बाहरी कक्षा में दृढ़तापूर्वक बल ज़्यादा होता, प्रबल होता है, इस वजह से वो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाते। और आप थोड़ा सा ऊर्जा दोगे भी उन्हें, ज़्यादा से ज़्यादा आप ऊर्जा दोगे तो इलेक्ट्रॉन जब तक निकलेगा तब तक नॉर्मली तरीके से वो डिस्ट्रॉय होने लगता है। लकड़ी को ले लो, अब लकड़ी में मुक्त इलेक्ट्रॉन आप मान लो, जैसे मैंने कहा कि ऊर्जा आप बाहर से दे रहे हैं, तो अब लकड़ी को आप ऊर्जा बाहर से दो तो जब तक इलेक्ट्रॉन उसके निकलना प्रारंभ होंगे तब तक लकड़ी जलना प्रारंभ हो जाएगी, तो उसमें कंडक्शन होना संभव नहीं हो पाता। तो ऐसे पदार्थों को हम अचालक कहते हैं। अब बात करते हैं अर्धचालक। तो अर्धचालक के कॉन्सेप्ट को ही हम समझेंगे बढ़िया तरीके से। अच्छा, अर्धचालक किसे कहते हैं, अर्धचालक की कैटेगरी में जर्मेनियम, सिलिकॉन ये आते हैं। जर्मेनियम सिलिकॉन का जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इनके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप खुद करके देखें, केमिस्ट्री आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। तो जर्मेनियम सिलिकॉन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर हम एक फिगर के द्वारा इस बात को समझ लेते हैं, थोड़ा सा साफ कर दें इसे और बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। ये जर्मेनियम है। तो जर्मेनियम के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जर्मेनियम के प्रत्येक परमाणु के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं इस तरीके से, और ये पदार्थ के अंदर होंगे, जो भी पदार्थ का निर्माण करेंगे। ये करते क्या है, ये सभी इलेक्ट्रॉन, जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक परमाणु अपना अष्टक पूरा करना चाहता है, अर्थात बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है। तो वो 8 इलेक्ट्रॉन कई तरीके से पूरे हो सकते हैं, या तो किसी से वो इलेक्ट्रॉन ले ले, इलेक्ट्रॉन दे भी देता है, अगर उस पर इलेक्ट्रॉन कम है तो इलेक्ट्रॉन दे देता है तो वो पॉजिटिव, और अगर ले ले तो वो नेगेटिव।
लेकिन एक और कंडीशन होती है साझेदारी, सहसंयोजक बंध बनाना। जैसे कि हमने क्या किया कि भाई इसके 4 इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्षा में, ये परमाणु इसके 1 इलेक्ट्रॉन से साझा कर ले, इसके 1 इलेक्ट्रॉन से, इसके 1 इलेक्ट्रॉन से, पड़ोसी परमाणु के 1 इलेक्ट्रॉन से, इस तरह। तो देखो अभी 4 थे और 4 और मिल गए, 1 2 3 और इधर और परमाणु होगा 4, तो कितना हो गया 8, मतलब अष्टक पूरा हो गया। तो इस तरीके से जो अर्धचालक होते हैं, अर्धचालकों में ये सहसंयोजक बंध बना होता है, ये इस तरीके का, ये इस तरीके का सहसंयोजक बंध बना होता है। जब ये सहसंयोजक बंध बना होता है तो नॉर्मली टेम्परेचर पर, अगर 0 केल्विन टेम्परेचर की बात करूं, 0 केल्विन टेम्परेचर की, तो ये सहसंयोजक बंध बड़ी दृढ़ता पूर्वक बंधे होते हैं। और 0 केल्विन टेम्परेचर पर अर्धचालक पदार्थों में कोई भी इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में नहीं होता। तो अगर क्वेश्चन आए कि 0 केल्विन टेम्परेचर पर अर्धचालक होते हैं, तो अर्धचालक अचालकों की तरह ही व्यवहार करते हैं, क्योंकि उनमें कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता। बट सामान्य ताप 25 डिग्री सी जो होता है, 25 डिग्री सी पर सामान्य ताप पर ये सहसंयोजक बंध कुछ टूट जाते हैं। और आप देख रहा है जैसे कोई सहसंयोजक बंध टूटेगा तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएंगे, और जब इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएंगे तो यही इलेक्ट्रॉन करंट का प्रवाह करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो सामान्य ताप जो 25 डिग्री रूम टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं, उस पर कुछ सहसंयोजक बंध टूट जाते हैं। इसकी वजह से अचालकों की अपेक्षा इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो जाती है। इस वजह से ये करंट थोड़ा थोड़ा सा प्रवाहित करने लगते हैं, परंतु चालकों की अपेक्षा कम। अगर टेम्परेचर इनका ज़्यादा से हाई किया जाए, बढ़ाते जाएं टेम्परेचर, तो और सहसंयोजक बंध टूटेंगे, तो फिर इनकी चालकता बढ़ाई जा सकती है। तो क्वेश्चन अगर इस तरीके से पूछा जाए कि अर्धचालकों की चालकता को हम कैसे बढ़ाएं, वो आगे हम पढ़ेंगे चैप्टरों में, लेकिन अभी आगे आए तो आप समझ सकते हैं टेम्परेचर आप हाई करेंगे तो सहसंयोजक बंध टूटेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, तो सिंपल सी बात है, उनमें करंट ज़्यादा होगा, अर्थात उनकी चालकता ज़्यादा से ज़्यादा होगी। तो पदार्थों का वर्गीकरण मैंने आपको मुक्त इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेप्ट पर समझाया कि चालक क्या होते हैं, अचालक क्या होते हैं और अर्धचालक क्या होते हैं। अब अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे चालक क्या हैं, जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन अच्छे खासे हों, क्यों हों, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अचालक जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन ना हो, वो अर्धचालक जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या सामान्य ताप पर कुछ नॉर्मली तरीके से होती है, इस वजह से उनमें करंट बहुत कम आता है। तो इसी तरीके से हम टॉपिकों को बढ़िया तरीके से समझेंगे, एकदम लाजवाब तरीके से आप जुड़े रहें और लॉकडाउन में घर पे ही बैठ के पढ़ें। धन्यवाद आपका, और मिलते हैं कल अगली क्लास में।